जो हमारा आगे का टॉपिक है दैट इज़ सोशल मोबिलिटी। जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में हमने बाकी सारे फैक्टर्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट इज सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो मोबिलिटी का मतलब होता है कि मूवमेंट। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट। तो सोशल मोबिलिटी इज़ कि जब हम सोसाइटी में एक इंडिविजुअल को जो उसकी सोशल पोजीशन है उसमें मूव करने देते हैं, दैट इज़ सोशल मोबिलिटी। सो सोशल मोबिलिटी इज़ व्हेन एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी इज़ अलाउड टू चेंज its position with time, that is social mobility। अब सोशल मोबिलिटीज़ को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिनाउंड सोशलिस्ट आए जिन्होंने हमें अपने ओपिनियन दिए। तो जिसमें से कुछ ओपिनियन ये थे कि अब जैसे तो पहले तो ये था उनका ओपिनियन कि कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं होती जो कम्प्लीटली क्लोज्ड हो या कम्प्लीटली ओपन हो। मतलब एट द सेम टाइम नो सो टू सोसाइटीज आर एग्जैक्टली इन द सेम पेस। बेसिकली हमें इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि जितनी ज़्यादा सोशल मोबिलिटी रहेगी ना उतनी ज़्यादा जो क्लास है एक सोसाइटी की दैट विल इंक्रीज। तो सोशल मोबिलिटी विल डायरेक्टली लीड द इंक्रीज इन योर क्लास, एंड क्लास इज एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है? विच यू कैन चेंज। क्लास comes with your economic position. Your status in the society is somehow related with your class, which I have discussed in earlier videos. So क्लास आपकी बढ़ती है जितना आपका सोशल मोबिलिटी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप एजुकेट हो रहे हो और आपको एजुकेशन में मूवमेंट्स दी, लाइक फॉर एग्जांपल अभी आप बैचलर, लाइक बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको 12th के बाद ही एजुकेशन स्टॉप कर दी जाती है। पर जिन बच्चों ने 12th के बाद अपनी मोबिलिटी रखी एजुकेशन में, वो हायर एजुकेशन फर्दर लेंगे। इससे क्या होगा? सोसाइटी में उन्हीं की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो अल्टीमेटली जितनी अच्छी जॉब होगी उतनी अच्छी क्लास बनेगी। क्लास हेयर आई रेफर्स इकोनॉमिक कंसर्न से, ठीक है। सो हमारी सोशल मोबिलिटी को जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं दे आर द मोटिवेशन। कि अब जिसमें मोटिवेशन होगा वो आगे पढ़ाई करेगा, आगे एजुकेट होगा, आगे सोशल मोबिलिटी में जाएगा। उसके बाद अचीवमेंट्स एंड फेलियर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, अब देखो ना, अब जैसे जिसमें अचीवमेंट की मोटिवेशन होगी वो करेगा। लेकिन एक बच्चा है, मान लो उसने बहुत मेहनत करी 12th में, उसको अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो वो उसको एज अ फेलियर सा फील होने लगा कि मुझे तो लेट सपोज 90% चाहिए थे, मुझे 80% आ गए हैं। तो वो उस फेलियर की वजह से आगे काम ही नहीं करेगा। बट कुछ फेलियर्स ऐसे होते हैं जो लोगों को सिखा जाएं। अब ये जो फेलियर था जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी, दैट वाज द फेलियर जिससे बच्चे ने आगे काम ही नहीं किया, आगे मूवमेंट ही नहीं करी, तो ये डाउनवर्ड मोबिलिटी लाएगा। लेकिन कुछ फेलियर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों के अंदर चैलेंजेस लाएगा। ओ अच्छा, मैंने काम किया, मैं नहीं कर पाया, तो आई विल वर्क अगेन। सो सोशल मोबिलिटी क्या होता है हमने जाना कि सोशल मोबिलिटी इज बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स, जिसमें से हमने बोला मोटिवेशन इज अ फैक्टर, सर्टेन अचीवमेंट्स आर द फैक्टर, देन द एजुकेशन सेल्फ। एग्जाम्पल स्टार्टिंग मैंने एजुकेशन से करी, जितना आप एजुकेट होते हो उतना आप ओपन माइंडेड होते हो एंड उतना ही आप काम करते हो। अब कई बार सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या था? व्हेन एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी मूव इट्स पोजीशन। मूवमेंट यहाँ पे हिलने वाली मूवमेंट नहीं है, लोकोमोशन वाली मूवमेंट नहीं है, यहाँ पर मूवमेंट है सोसाइटी में जो उसकी पोजीशन है उसको वो चेंज करता है, दैट्स द मूवमेंट है। तो कई बार क्या होता है, किसी को माइग्रेशन करता है, जब लोग लाइक अर्बनाइजेशन होती है तो रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में आते हैं। सो दे आर माइग्रेटिंग सो दैट दे कैन गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो जब वो अर्बनाइज्ड होंगे, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आएंगे, मतलब गांव के इलाके से वो शहरी इलाके में आएंगे, तो शहरी इलाके में आकर उन्हें हो सकता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं, तो उनका सोसाइटी में स्टेटस अपने आप इंक्रीज़ होगा। तो सोशल मोबिलिटी हुई, दिस इज़ ऑल्सो सोशल मोबिलिटी। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से कि कहीं पे इंडस्ट्रीज बनी, सो दे आर गोइंग ओवर देयर टू वर्क इन दैट सेक्टर। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन से देन लेजिस्लेशन। हाउ लेजिस्लेशन, आई विल एक्सप्लेन दिस, ठीक है। देखिए, देयर आर लॉट्स ऑफ एक्ट्स, आई वुड लाइक टू टेक यू हियर, आई हैव मार्क दिस ऑल्सो। लेजिस्लेशन कैसे, कुछ एक्ट्स आए हैं जैसे कि ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट,
ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन एक्ट्स बने, जैसे कि ज़मींदारी एबॉलिशन एक्ट की वजह से क्या हुआ, जो कल्टीवेटर्स थे वो कन्वर्ट हुए और उन्होंने अब किसी के अंडर काम करने से छोड़कर खुद की ज़मीन बनाई। सो ये चीज़ हुई। सो काइंड ऑफ उनका बिजनेस ग्रो हुआ। पहले वो किसी के अंदर स्लेवरी कर रहे थे, अब वो खुद से ओनरशिप करके काम कर रहे हैं। सो स्टेटस चेंज हुआ। और जो रिजर्वेशन एक्ट्स हैं, लाइक पहले के टाइम पे जो लोअर कास्ट होती थी उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ने स्कीम्स लाई, लेजिस्लेशन मतलब लॉज ने स्कीम लाई जिसके अंदर उनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी। अब उनकी सीट्स को जब कोई दूसरा अपर कास्ट का नहीं ले सकता तो अल्टीमेटली दे विल क्लेम दैट सीट, तो अल्टीमेटली दे विल डू have that opportunities, and that opportunities will create the condition for social mobilities. Then is your politicization. So basically here what it is ki social mobility is happening because of some political reasons, so that becomes politicization. Next is modernization. Modernization is कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है विद द अब हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, हमारी साइंटिफिक नॉलेज इम्प्रूव हो रही है, हमें स्किल्ड ऑक्यूपेशंस चाहिए। सो अल्टीमेटली मॉडर्न सोसाइटी में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है। मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, और जब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं तो हमारी सोशल मोबिलिटीज़ के चांसेस हो रहे हैं। ठीक है। सो इंडिया की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, इंडिया में हमने जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को लाया, मतलब एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वल। फिर फ्रीडम, आज़ादी के प्रिंसिपल को लाया। जस्टिस, कि जहाँ गलत हो रहा है उस अन्याय का सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो ये हमारे लेजिस्लेशन में जो एजुकेशन वगैरह में चेंजेस लाए हैं, इसी की वजह से सोशल मोबिलिटी आई है। सो अभी हमने क्या डिस्कस करा, वी डिस्कस द सोशल मोबिलिटी। वी सिंपली सेड कि सोशल मोबिलिटी का मतलब हमने बोला, मोबिलिटी का मतलब होता है एक एबिलिटी जिससे कि कोई पर्सन फ्रीली मूव कर सके। और जब यही एबिलिटी, मतलब ये कोई पर्सन फ्रीली मूव कर रहा है, जब यही चीज़ हमने सोसाइटी में अप्लाई करी तो दैट बिकम्स सोशल मोबिलिटी। की सोसाइटी में जब कोई पर्सन फ्रीली मूव कर सके सो दैट बिकम्स सोशल मोबिलिटी। एंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ सोशल मोबिलिटी? रीजंस हैं जैसे कि मोटिवेशन, फिर कुछ अचीवमेंट्स, कुछ फेलियर्स, एजुकेशन इज द बिगेस्ट रीज़न, फिर माइग्रेशन एंड सो ऑन, हमने रीजंस देखे। नाउ मूविंग फर्दर, अब सोशल मोबिलिटी के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो टाइप होता है सोशल मोबिलिटी का, दैट इज़ द वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी का ये मतलब होता है कि जब आपकी पोजीशन सोसाइटी में चेंज होती है, मतलब आपका स्टेटस चेंज होता है। स्टेटस हमने प्रीवियस में भी बताया था। स्टेटस का मतलब है आपकी सोसाइटी में पोजीशन क्या है। जब आपकी सोसाइटी में पोजीशन चेंज होती है, दैट इज़ वर्टिकल मोबिलिटी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पर्सन स्कूल में टीचर था, ठीक है। अब वो पर्सन टीचर से स्कूल का हेड बन गया, तो यहाँ पर सेम डिपार्टमेंट में ही सही बट सोसाइटी में, उस स्कूल में एक पर्सन की पोजीशन चेंज हुई ना, सो दिस इज़ मोबिलिटी। और ये मोबिलिटी कहलाएगी आपकी वर्टिकल मोबिलिटी, बिकॉज यहाँ पर एक पर्सन का स्टेटस चेंज हुआ। मतलब पहले वो टीचर के रोल में था, अब वो हेड है, सो यहाँ पर स्टेटस चेंज हुआ, सो हेंस दिस विल बी कॉल्ड एज वर्टिकल मोबिलिटी। ठीक है। अब ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी जहाँ पर एक पर्सन की पोजीशन जो पहले थी उससे ज़्यादा अच्छी हुई है, मतलब अगर एक पहले टीचर था वो प्रिंसिपल बना है तो यहाँ पे स्टेटस चेंज हुआ उसका, दिस इज़ वर्टिकल मोबिलिटी बिकॉज स्टेटस चेंज हुआ। बट अगर यहाँ पर जो स्टेटस था यहाँ पर और बेटर हुआ तो वो वर्टिकल मोबिलिटी, जिसमें एक पर्सन का स्टेटस पहले से बेटर होता है, दैट वर्टिकल मोबिलिटी इज कॉल्ड एज अपवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी। लेकिन अगर वहीं जैसे कि वो टीचर था, टीचर से भी एक छोटी पोस्ट पे लग जाए, सो वहाँ पर उसकी प्रमोशन नहीं हुई, वहाँ पर उसकी डिमोशन हो गई। जहाँ पर स्टेटस चेंज हुआ, प्रमोशन हुई, दैट इज़ अपवर्ड मोबिलिटी। और जहाँ पर इस तरीके से स्टेटस चेंज हुआ कि उसकी प्रमोशन नहीं हुई बल्कि जो पावर उसके पास थी उससे वो थोड़ा नीचे चला गया, दैट इज़
डाउनवर्ड मोबिलिटी। सो ये तुम्हें याद रखना है कि पहले तो समझो वर्टिकल मोबिलिटी क्या होता है। वर्टिकल मोबिलिटी होता है जिसमें एक पर्सन की पोजीशन चेंज होती है। अब पोजीशन कैसे चेंज हो सकती है, मान लो उसका ऑक्यूपेशन चेंज होता है, उसका सोसाइटी में पावर चेंज होती है। अब ये दो तरह की है, एक वर्टिकल मोबिलिटी है अपवर्ड और एक वर्टिकल मोबिलिटी है डाउनवर्ड। व्हेन आई से अपवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी, वो वर्टिकल मोबिलिटी है जहाँ पर एक पर्सन की पावर्स इंक्रीज होंगी। लेकिन व्हेन आई से डाउनवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी, इसमें पर्सन की पावर्स इंक्रीज नहीं होंगी बल्कि डिक्रीज होंगी। ठीक है। नेक्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। सो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये क्या कहता है, इसका क्या मतलब है, एक पर्सन की ना, आप ऐसे समझो कि पहले मैंने इसको एग्जाम्पल लेती हूँ। ये एक ट्रैक है, ठीक है, मतलब ये ट्रैक में सेम जगह पर सब खड़े हैं। चलो स्कूल की एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे स्कूल की ही एग्जाम्पल से मोबिलिटी को एक्सप्लेन किया, तो एक स्कूल में ना, ठीक है, एक टीचर है, टीचर पढ़ाती है लेट्स सपोज आपके 10th क्लास को। ठीक है, ये टीचर का स्टेटस है कि मतलब एक स्कूल में एक टीचर है जो 10th क्लास को पढ़ाती हैं और वो पढ़ाते हैं लेट्स सपोज बियोलॉजी। ठीक है, अब उन टीचर को बोला कि आप सेम क्लास को पढ़ाओगे, बस आपका सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, आपका बायो की जगह अब आपको फिजिक्स पढ़ानी है। सो जब आप, अब देखो यहाँ पर चेंज क्या है, जस्ट चेंज इन सब्जेक्ट। सो जब आप स्टेटस चेंज नहीं कर रहे हो, एट द एंड बस सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हो बाय चेंजिंग द सब्जेक्ट। सो उसका स्टेटस चेंज नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि वो 11th क्लास को पढ़ा रही है, हायर क्लास को पढ़ा रही है या 8th क्लास को पढ़ा रही है, उसका स्टेटस सेम है, बस आपने पोजीशन उसकी चेंज करी। जो वो पहले बियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रही थी, अब वो फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाएगी। सो दिस इज़ हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। जो आपकी बुक में बेस्ट एग्जाम्पल दी हुई है उस पर थोड़ा डील करते हैं। सो बुक पे एक बेस्ट एग्जाम्पल दी है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी की, कि एक डॉक्टर है, ठीक है, एक डॉक्टर को सेम पोस्ट पे बस एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। सो यहाँ पर क्या हुआ, डॉक्टर की पोस्ट भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस वो जिस हॉस्पिटल में पहले ट्रीट कर रहा था अब वो दूसरे हॉस्पिटल में डील करेगा। दिस इज़ हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी वॉज डीलिंग विद कि पर्सन की पोजीशन, पर्सन का सोसाइटी में जो ऑरा है वो भी चेंज हो जाता है। अगर वो ऑरा इंक्रीज हो रहा है तो वो अपवर्ड मोबिलिटी होगी, अगर वो ऑरा डिक्रीज हो रहा है देन इट वुड बी डाउनवर्ड। हॉरिजॉन्टल क्या था, पर्सन का ऑरा भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस पर्सन की पोजीशन या आप बोलो सब्जेक्ट चेंज होगा। समझ में आया ना। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमारे पास होती है, दो मोबिलिटी को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, एक होती है इंटरजनरेशनल मोबिलिटी और एक होती है इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। ठीक है, जो इंटरजनरेशनल मोबिलिटी है ना, इसमें क्या होता है कि एक पर्सन का स्टेटस चेंज हो रहा है एक जनरेशन से ही दूसरे जनरेशन में। थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक ही स्टेटस में रहकर, मतलब एक ही इंटरजनरेशनल इज कि दो डिफरेंट जनरेशन्स यहाँ पे आएंगी। व्हेन आई यूज़ वर्ड इंटर ना, तो वहाँ पर दो डिफरेंट जनरेशन है। फॉर एग्जाम्पल एक फादर है और दूसरा जो है वो सन है। अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो जस्ट लिसन, ठीक है, जस्ट लिसन अबाउट इट, या बुक खोल लीजिए सामने, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू द PDF इफ रिक्वायर्ड। सो इंटरजनरेशनल इज जहाँ पर एक पर्सन का स्टेटस चेंज होता है बट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अब एग्जाम्पल क्या दी हुई है कि मान लीजिए एक क्लर्क था, एक फादर है और एक बेटा है। फादर जो है वो क्लर्क हैं, ठीक है, और जो सन है ना दैट बिकम्स एन IAS। सो फादर इज़ अ डिफरेंट जनरेशन एंड सन इज़ अ डिफरेंट जनरेशन। फादर ने क्लरिकल बेस पे जॉब करी लेकिन बेटा IAS बन गया। सो यहाँ पर क्लर्क से IAS का ट्रांजिशन हुआ, लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट लोगों में हुआ, दो डिफरेंट जनरेशन्स में हुआ। सो दिस इज़ इंटरजनरेशनल मोबिलिटी। लेकिन वहीं जब एक ही पर्सन का स्टेटस सोसाइटी में इंक्रीज होता है दैट इज़ इंटरजनरेशन। मतलब क्या बोला मैंने इसका, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक फादर था, उसके सन ने उसका स्टेटस चेंज करवाया बाय बिकमिंग एन IAS। लेकिन एक फादर जो क्लर्क था,
अगर वो क्लर्क से डायरेक्टली स्कूल का प्रिंसिपल बन जाए या स्कूल का हेड बन जाए तो यहाँ पर क्या हुआ, फादर की वर्टिकल मोबिलिटी हुई, अपवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी हुई। पर यहाँ पे दो डिफरेंट जनरेशन्स नहीं हुई। तो आई कैन से कि जो इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी होती है दैट इज़ वर्टिकल मोबिलिटी इटसेल्फ। यस, वो वर्टिकल मोबिलिटी ही है, बट डिफरेंस ये है कि वहाँ पर थोड़ा इसको रिलेट करवाने के लिए मे बी इसको अलग दिया हुआ है। या इंट्रा जनरेशन इज सिंपली लाइक वर्टिकल मोबिलिटी ओनली, कि एक ही पर्सन पहले कुछ और पोस्ट पे था, अब वो दूसरी पोस्ट पे चला गया, अच्छी पोस्ट पे। बस इंटर जनरेशनल में दो डिफरेंट लोग इन्वॉल्व होते हैं, दो डिफरेंट जनरेशन इन्वॉल्व होती है। आई रिपीट, अभी तक जितनी भी हमने मोबिलिटी के टाइप्स पढ़े हैं इट्स थोड़ा बहुत क्रिटिकल, अगर आपने अच्छे से समझा इट वुड बी वेरी ईजी। पहले हमने देखा वर्टिकल मोबिलिटी, जहाँ पर एक पर्सन की पोजीशन स्टेटस सोसाइटी में इंक्रीज होता है। देन हमने देखा हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, जहाँ पर वर्टिकल में पोजीशन स्टेटस चेंज होता है, वो इंक्रीज भी हो सकता है, वो डिक्रीज भी हो सकता है। अगर वो इंक्रीज हुआ तो वो अपवर्ड वर्टिकल मोबिलिटी है, डिक्रीज हुआ तो डाउनवर्ड है। हॉरिजॉन्टल जहाँ पर पोजीशन और सेम रहता है। फिर हमने बोला इंट्रा जनरेशनल, इंट्रा जनरेशनल में क्या होता है, एक ही पर्सन इन्वॉल्व होता है, एक ही जनरेशन इन्वॉल्व होती है और एक ही जनरेशन अपना स्टेटस इंक्रीज करती है। तो इंटर जनरेशन इज ऑल्सो लाइक वर्टिकल मोबिलिटी, लेकिन इंटर जनरेशन में क्या, दो डिफरेंट जनरेशन इन्वॉल्व है, एक पिता की जनरेशन इन्वॉल्व थी, एक बेटे की जनरेशन इन्वॉल्व थी, दोनों ने कुछ ताबड़तोड़ किया, दैट इज इंटर जनरेशनल। नेक्स्ट इज योर स्ट्रक्चरल मोबिलिटी। नाउ स्ट्रक्चरल मोबिलिटी इज ऑल्सो लाइक वर्टिकल मोबिलिटी, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वर्टिकल मूवमेंट, जिसमें इस तरीके से काम हुआ कि एक पर्सन का मतलब स्ट्रक्चरल मोबिलिटी इज कि जब एक पर्सन की लाइफ में उसका स्टेटस चेंज हुआ, नॉट बिकॉज ऑफ दैट इंडिविजुअल पर्सन एफर्ट्स बट बिकॉज ऑफ द सोसाइटल स्ट्रक्चर चेंजेस एफर्ट्स। आप समझने की कोशिश करो। अभी तक हमने जितनी भी मोबिलिटी पढ़ी ना, चाहे मैंने इंटर जनरेशनल पढ़ी हो, मैंने आपको क्या एग्जांपल दरी कि एक सन था, एक क्लर्क था, उसका फादर, तो सन आईएएस बना, तो यहाँ पे सन की मेहनत की वजह से उसकी ऑक्यूपेशन में चेंज आया, उनका सोसाइटी में स्टेटस बदला। सो यहाँ पर एक इंडिविजुअल के एफर्ट्स की वजह से, चाहे हमने अपवर्ड मोबिलिटी पढ़ी चाहे डाउनवर्ड मोबिलिटी पढ़ी वर्टिकल में, वहाँ पर एक इंडिविजुअल पर्सन एफर्ट करता है और उस एफर्ट की वजह से अच्छा परफॉर्म होता है। बट मान लो जहाँ पर इट्स लाइक जो स्ट्रक्चरल मोबिलिटी है दैट इज़ लाइक किस्मत ने बदल दी पूरी ज़िंदगी। हाउ, एक इंडिविजुअल ने कोई एफर्ट नहीं किया, बट विद द टाइम टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई कि उसको विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट्स काम मिल गया। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ही ग्लोबलाइजेशन आया, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जिस लोगों ने आईटी करी है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करा, उसकी डिग्री करी, उनको सोसाइटी ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी। सो यहाँ पर मान लो एक आईटी करा हुआ था पर्सन, उसने बस कर आराम से डिग्री कर बैठा हुआ है घर पर, कुछ एफर्ट्स नहीं करे, कुछ नहीं कर रहा, उसको घर बैठे हुए ही अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना हो गया है, सब लोग टेक्नोलॉजी पे आ गए हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज स्ट्रक्चरल मोबिलिटी। सो वी हैव डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ मोबिलिटी। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। वन, वी हैव डिस्कस स्ट्रक्चरल, जहाँ पर सोसाइटी के स्ट्रक्चर की वजह से पर्सन को अपॉर्चुनिटी मिली एंड वो उसका सोसाइटी में स्टेटस चेंज हुआ। देन इज़ योर हॉरिजॉन्टल, जहाँ पर सोसाइटी में स्टेटस सेम रहता है, बस ट्रांसफ़र टाइप चीज़ें होती हैं। जैसे कि एक हॉस्पिटल में डॉक्टर था, अब उसका सेम स्टेटस है, वो भी डॉक्टर है, लेकिन उसका जॉब का एड्रेस चेंज कर दिया, हॉस्पिटल नंबर 1 में जाता था, वो हॉस्पिटल 2 में जाएगा। फिर हमने बोला वर्टिकल मोबिलिटी, जहाँ पर एक पर्सन की स्टेटस चेंज होता है, इट कुड इंक्रीज ऑल्सो एंड इट कैन डिक्रीज ऑल्सो। देन वी हैव डिस्कस द इंटरजनरेशनल, जहाँ पे दो डिफरेंट जनरेशन्स इन्वॉल्व होती हैं, वो अच्छा करती हैं। देन वी डिस्कस द इंट्रा जनरेशनल, जहाँ पर एक ही जनरेशन कुछ अच्छा कर देती है। सो इंट्रा जनरेशन इज़ ऑल्सो लाइक वर्टिकल मोबिलिटी ओनली, ठीक है, इन लोगों ने बस फालतू में डाल दिया उसको। नाउ नेक्स्ट कुछ चीज़ें बतानी है आपको मैंने, कि अगर एक पर्सन ना क्लोज सोसाइटी में है, ठीक है, सो उसमें क्या है, उसका जितना भी इन्वायरमेंट है वो उससे फेमिलियर है। हाउएवर अगर एक पर्सन ओपन सोसाइटी में है तो उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है, उसके न्यू नॉर्म्स बनते हैं। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने आपके लिए, मैं कुछ समझाती हूँ। एक मैंने आपको पढ़ाया है प्रीवियस वीडियोस में कास्ट सिस्टम, और एक मैंने आपको पढ़ाया है क्लास सिस्टम।
कास्ट सिस्टम क्या था, बाय बर्थ सेम रहता है, यू कैन नॉट चेंज इट। सो हमने बोला क्योंकि इसमें इतनी कंजर्वेटिज्म है कि ये सेम है, वी कैन नॉट चेंज इट, सो हमने इसको क्लोज सिस्टम का नाम दिया। लेकिन क्लास सिस्टम, क्लास वही जो हम बोलते हैं कि यार तेरी हाई क्लास है, तेरी लो क्लास है, ये पढ़ाई वाली कक्षा वाली क्लास नहीं है जो स्कूल में हम क्लास लेते हैं, वो वाली क्लास नहीं है, जो इकोनॉमिक बेसिस पे आपकी क्लास होती है वो वाली क्लास है। सो जो क्लास है, आपका इकोनॉमिक सिचुएशंस ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम चेंज हो सकता है, कभी अच्छा हो सकता है, कभी ख़राब हो सकता है, तो ये जो क्लास है दिस इज़ चेंजेबल। सो हमने इसको बोला कि भाई ये एक ओपन सिस्टम है। सो यही बोला जा रहा है, जो मैंने आपको लाइन पढ़ाई, कि जो आपका क्लोज सिस्टम होता है ना, क्लोज सिस्टम के एनवायरनमेंट से आप फेमिलियर हो, बिकॉज आपको पता है शुरू से आपकी कास्ट जो है एंड तक वही रहनी है, तो आप इससे फेमिलियर हो। लेकिन जो ओपन सिस्टम है ना, जैसे कि क्लास, वो उससे आप फेमिलियर नहीं होते, वो आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट ला सकता है, बिकॉज दैट इज़ चेंजेबल। बस ये सिंपल सी चीज़ थी, तो इसी के साथ हमने मोबिलिटी कवर करा। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ योर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, विच इज़ द रेस। विच इज़ द रेस। सो रेस क्या होता है? रेस की अगर हम बात करें ना, सो रेस is a group of people who are born with common ancestors and having similar physical attributes and share a we feeling. Race is a large group of individual distinguished by inherited physical differences. तो अब पहले तो इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर ही समझ में आएगी इसकी डेफिनेशन। हम यूजुअली बोलते हैं ना कि भाई ये जो हम बोलते हैं ना कि यार ये सोसाइटी है जहाँ पे ब्लैक रेस के लोग रहते हैं। हमने यूजली एसएसटीज़ में पढ़ा होता है कि यहाँ पे हिस्ट्री में कि वो उस टाइम पर ब्लैक रेस के लोग थे, फिर ये वाइट रेस के पॉपुलेशन आई। सो रेस क्या है यहाँ पर? यहाँ पर रेस एक फैक्टर है जिससे हम सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं, सोसाइटी को स्ट्रैटिफाई कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, दैट वाज ब्लैक रेस, वाइट रेस, यहाँ पर हमने सोसाइटी को ऑन द बेसिस ऑफ कलर डिवाइड कर दिया कि भाई ये ब्लैक लोग हैं, ये वाइट लोग हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या किया, 4-5 लोगों का ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप के बेसिस पे मान लो हमारे पास 6 लोग थे। एग्जांपल और अच्छे से समझाते हैं, वी वर हैविंग 6 पीपल। हमने उन 6 लोगों को डिवाइड करा, और ग्रुप में हमने बोला ये वाला जो पहला 3 का ग्रुप है ये ब्लैक रेस में, और जो लास्ट 3 का ग्रुप है दैट कम्स इन वाइट रेस। तो हमने सोसाइटी में हमें कुछ फीचर्स दिखे, मतलब ये 6 लोग आपस में, लेट मी यूज़ डिफरेंट कलर, ये ग्रीन वाला, और इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये पर्पल। तो ये 6 लोगों का हमें सोसाइटी में कुछ डिफरेंट कलर दिखा, डिफरेंट डिस्टिंग्विशबल फीचर्स दिखे, और इस बेसिस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो रेस, तो ये एक पूरी रेस बन गई। सो रेस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ लोगों के लिए आप टर्म यूज़ करते हो। सो रेस इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है? ये आप एक इंडिविजुअल के लिए टर्म यूज़ नहीं करते हो, ये आप एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए टर्म यूज़ करते हो, और उन ग्रुप ऑफ पीपल की कुछ ना कुछ सिमिलर फीलिंग्स होती है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दे रही कि 3 लोग थे जिनकी फिनोटिपिक स्ट्रक्चर में उनका कलर ब्लैक था, और 3 लोग थे जिनके फिनोटिपिक स्ट्रक्चर में उनका कलर वाइट था। तो 2 डिफरेंट फिनोटाइप्स के बेसिस पे हमने 2 ग्रुप बना दिए। तो जब हम लोगों को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम फीचर्स जो कॉमन होते हैं, और उन फीचर्स के बेसिस पे हम डिफरेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बोला कि यहाँ पर ये जो ब्लैक हैं उनमें 3 ब्लैक लोग थे और 3 वाइट लोग थे, तो हमने यहाँ पे ब्लैक और वाइट एज अ रेस यूज़ करा। सो हमने एक फिनोटिपिक कलर यूज़ करा और उस कलर के बेसिस पे लोगों को डिवाइड करा, दैट इज़ रेस। सो रेस है वो इतने ज़्यादा लोग जिनको हमने डिवाइड करा है उनके कुछ फिजिकल फिनोटिपिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो कि उन्होंने इनहेरिट किए हुए हैं। अब आओ डेफिनेशन पे। सो रेस इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मैंने तो 6 लोगों पे एग्जांपल अप्लाई करी, पर ये लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए लगती है जो आपस में डिफरेंशिएबल होते हैं। जैसे मैंने बोला ये ब्लैक रेस है, ये वाइट रेस है। जो ब्लैक रेस है वहाँ पर ब्लैक कलर के लोग हैं, और जो वाइट रेस है वो वाइट कलर के लोग हैं। सो वहाँ पर हमने 2 रेस बना दी, ब्लैक और वाइट। सो 2 डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जब आप उन्हें डिफरेंशिएट कर पा रहे हो उन फिजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे जो उन्होंने इनहेरिट करे हैं, ठीक है? कलर इज़ अ फिजिकल डिफरेंस जो उन्होंने इनहेरिट करा हुआ है।
ठीक है, दैट इज़ रेस। ठीक है, और जो रेसिस्ट पीपल होते हैं उनका कॉमन एंसेस्टर है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं हूँ और मेरा कोई सिबलिंग है, मतलब मेरे कोई भाई या बहन है, सो मेरे और मेरे भाई बहन में फीचर्स काफ़ी सिमिलर होंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स हमारे बड़े सेम है ना, तो हमें उन्हीं के तो स्ट्रक्चर्स हमने इनहेरिट करे हैं, हमने कोई तीसरे पूर्वज के स्ट्रक्चर थोड़ी ना इनहेरिट करे हैं। सो हमारे एंसेस्टर्स सेम है, सो वी हैव अ काइंड ऑफ वी फीलिंग, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से डिफरेंशिएबल हैं। दैट इज़ डिफरेंट थिंग। सो रेस में ब्रीड्स ऑफ पीपल आती हैं जिनके कुछ फिजिकल फीचर्स सेम होते हैं। ठीक है, अब रेस के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा थ्योरीज आई जो रेस के कॉन्सेप्ट को समझा रही थी। सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरी आई, दैट वाज बिलॉजिकल थ्योरी। बिलॉजिकल थ्योरी क्या कहती है कि जो रेस है ना, हमने ली होती है, कि जो रेस का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने लिया हुआ है कुछ फिजिकल करेक्टरिस्टिक पे जो पर्सन ने इनहेरिट करे हैं उसकी लाइफ टाइम में, ना कि कल्चरल डिफरेंसेस पे। मतलब अगर हमने बोला एक का कलर ब्लैक है और एक का कलर वाइट है, तो ये एक रेस ऑफ पॉपुलेशन है। मतलब मान लो ये भी एक ब्लैक है, ये भी एक ब्लैक है, ये भी एक ब्लैक है, सो ये 3 लोग ब्लैक हैं और ये 3 लोग वाइट हैं। सो ये 3 लोग वाइट हैं, वो सेम है, वो एक जैसे हैं, तो उनमें जैसे इसको ऐसे समझो, एक नर्सिंग रेस है, एक डॉक्टर रेस है, वहाँ पर कई सारे लोग नर्सिंग कर रहे हैं, कई सारे लोग डॉक्टरी कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं। सो एमबीबीएस वालों की एक अलग रेस है, नर्सिंग वालों की एक अलग रेस है। सो जितने भी नर्सिंग वाले लोग हैं, दे शेयर द वी फीलिंग्स वाली थिंग्स। ठीक है, सो ये ऑल्दो इनहेरिटेबल नहीं है, तो एक्वायर्ड है। ये जो आपने नर्सिंग कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, दैट इज समथिंग विच यू हैव एक्वायर्ड। सो बिलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि रेस में जो हम क्राइटेरिया चूज करते हैं ना, दैट इज समथिंग विच इज टोटली फिजिकल, जो फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे इनहेरिट फिजिकल फीचर्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये असेंशियल कॉन्सेप्ट है, मतलब लोगों को डिवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए रेस का कॉन्सेप्ट काफ़ी असेंशियल है। और उसके बाद ये कहता है कि ये पॉपुलेशन पे लगता है, मतलब आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे रेस का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। उसके अलावा ये एक टेक्सोनोमिक कॉन्सेप्ट है, मतलब टेक्सोनोमी क्या होता है, टेक्सोनोमी इज लाइक कैटेगरी बनाना। तो जब आप रेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो ना, तो ये कुछ कैटेगरीज बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन का हाइट लंबी है तो वो टॉल कैटेगरी में आएगा, एक पर्सन की हाइट छोटी है तो वो ड्वार्फ या शॉर्ट स्टेचर हाइट की कैटेगरी में आएगा। तो हाइट एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है विच इज़ इनहेरिटेड एंड इट इज़ ऑल्सो बिलॉजिकल। तो यहाँ पर हमने हाइट को एज अ रेस यूज़ किया, और हाइट बिलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब इट होती है। और या सो हाइट सबकी इनहेरिटेड होती है, तो इट इज़ अ बिलॉजिकल कॉन्सेप्ट। उसके अलावा हाइट के बेसिस पे डिवाइड करना एक पॉइंट पे असेंशियल भी हो जाता है, और ये जब हमने डिवाइड किया, ये एक पर्सन पे नहीं लगता, ये पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम एक पर्सन की हाइट को देख के उसको किसी रेस में नहीं डाल सकते कि वो हाइट, मतलब हमें एवरेज हाइट लेने पड़ते हैं ना, कि मिनिमम इतनी हाइट होनी चाहिए, फिर उसके ऊपर जो आएंगे वो लंबी हाइट वाले लोग होंगे। सो हमें कई सारे लोग चाहिए जिसके बेसिस पे हम चीज़ें करते हैं, और ये एक टेक्सोनोमिक कॉन्सेप्ट है, मतलब जब हम इस चीज़ को करते हैं तो कहीं ना कहीं डिविजन्स आ जाती हैं। देन दिस इज जेनेटिक कॉन्सेप्ट, देन इट इज़ लीनेज कॉन्सेप्ट। अब लीनेज का मतलब समझते हैं ध्यान से, देखिए इस चीज़ को समझिएगा। अ सबस्पीशीज इन अ डिस्टिंक्ट एवोल्यूशनरी लीनेज विद द स्पीशीज, इसका ये मतलब है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एक पर्सन के साथ उसकी हिस्ट्री को जोड़ेंगे, एंड उसके अलावा वो म्यूटेशंस या जो भी वेरिएशंस लाएगा उससे वो चेंजेस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पर्सन था, कंप्लीट डार्क। ठीक है, वो एक डार्क मैन था। ठीक है, अब डार्क मैन ने की रेस थी ब्लैक, क्योंकि वो ब्लैक कलर का था। जो मैरी किया जिस वुमेन से, दैट वाज नॉट दैट टू टॉक, नॉट दैट टू वाइट, सो वो बीच की कैटेगरी की थी। सो व्हेन दे मैरिड, देयर नेक्स्ट जनरेशन केम, एंड उसका कलर नॉट दैट टू डार्क, दैट वाज इंटरमीडिएट, बीच का कलर था। एंड ऐसे उसकी जो थर्ड जनरेशन आई उसका कलर वाइट हुआ। सो ये एक लीनेज कॉन्सेप्ट है कि कहाँ, अरे यार सब हट गया, मतलब कहाँ एक डार्क, फिर इंटरमीडिएट, फिर वाइट मिला, मतलब जो सबसे पहला मिला दैट वाज डार्क, बट उस डार्क
से एवोल्यूशन हुआ एंड वाइट मिला. दिस इज लीनेज कॉन्सेप्ट कि जब जेनेटिक एक्सचेंज होता है, अब इस वाइट कलर के अंदर भी तो एक जीन होगा जिसमें डार्क वाला होगा, बट वो रिसेसिव में है, जिसकी वजह से वो फिनोटिपिक में दिखा नहीं. सो एवोल्यूशनरी है काइंड ऑफ. दिस इज लीनेज कि एक लाइन में हो रहा है और अलग अलग एवोल्यूशनर पैटर्न दिख रहे हैं कि पहले इंटरमीडिएट दिखा, फिर वाइट दिखा, एंड सो ऑन. इसकी डिफरेंट जनरेशन होगी. अब क्या क्या फैक्टर्स हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए, मतलब क्या क्या ग्रुप हो सकते हैं जिससे आप डिवीजन कर सकते हो. सबसे पहली बात तो कई सारे फिनोटिपिक ट्रेट्स को ले सकते हो. ठीक है, फिनोटिपिक ट्रेट्स को ले सकते हो और आप कई सारे जेनेटिक ट्रेट्स को भी ले सकते हो. जेनेटिक ट्रेट्स में इनफैक्ट जो आप ब्लड ग्रुप देखते हो ना, दैट इज जेनेटिक ड्रिक. आप देख रहे हो एक ए है, एक ए बी है, एक ओ है, तो ये जेनेटिक्स ट्रेट ही है. बट हम ज़्यादा ही फिनोटिपिक ट्रेट्स को डिस्कस करेंगे. अब फिनोटिपिक ट्रेट्स भी दो तरह के होते हैं. एक ऐसे फिनोटिपिक ट्रेट्स जो कि इनडेफिनेट है और एक ऐसे फिनोटिपिक ट्रेट जो कि डेफिनेट है. इनडेफिनेट फिनोटिपिक ट्रेट्स होते हैं जिसको आप सब देख सकते हो पर आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और डेफिनेट होते हैं जिसको आप माप भी सकते हो. फॉर एग्जांपल हाइट आपका एक ट्रेट है ना, लेकिन हाइट को मैं मेजर कर सकती हूँ ना कि ये 5 फीट है, ये 6 फीट है, 6 इंचेस एंड वट एवर, मैं हाइट को मेजर कर सकती हूँ. सो हाइट मेरा डेफिनेट फिनोटिपिक ट्रेट आएगा. और स्किन कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, ये सब मेरा इनडेफिनेट फिनोटिपिक ट्रेट आएगा. सो सबसे पहला फिनोटिपिक ट्रेट जो है वो इनडेफिनेट फिनोटिपिक ट्रेट की बात करेंगे जिसमें कि स्किन कलर आता है. सो जो लोग एकदम वाइट स्किन कलर रखते हैं ना, उनकी स्किन को हम ल्यूकोडर्मल स्किन होती है, और ऐसे लोगों को हम कॉसेकियन लोग बोलते हैं. ऐसे जो लोग एक्सक्रेसिव ब्लैक कलर रखते हैं, दे आर निग्रोस, और उनकी जो स्किन का कलर है, ब्लैक स्किन कलर को हम बोलते हैं मेलिनोडर्म्स. पर ऐसे लोगों को हम बोलते हैं, मान लो किसकी स्किन ब्लैक है तो स्किन के लिए टर्म यूज़ होगी मेलिनोडर्म्स, लेकिन ऐसे लोगों के लिए टर्म यूज़ होगी निग्रोस. ठीक है, और जो बीच का स्किन कलर है, येलो टाइप स्किन कलर, ना ज़्यादा डार्क ना ज़्यादा वाइट, ऐसे लोग होते हैं मोंगोलियन, और ऐसे लोगों की स्किन होती है जेंथोडर्म. सो हमने 3 स्किन की बात करी. एक स्किन जो एक्सेसिव डार्क होती है, एक्सेसिव डार्क स्किन के लोगों को निग्रोस बोलते हैं. एक स्किन जिनकी लोग जो होते हैं येलो कलर की स्किन वाले लोग होते हैं, जैसे कि जेंथो, येलो कलर जेंथो के लिए यूज़ किया जाता है, तो जेंथो वाले लोग जो होते हैं दे आर योर मोंगोलियंस. ठीक है, ऐसे लोग जिनकी स्किन वाइट होती है दे आर कॉस्कियंस. ठीक है, फिर हेयर के बेसिस पे भी होता है. अब जो हमारे मोंगलोज लोग हैं, मोंगलोज लोग क्या बोला हमने, येलो स्किन रखने वाले लोग, यूजुअली उनमें पाया जाता है कि दे हैव स्ट्रेट हेयर. चाइनीज़ लोग दे हैव स्ट्रेट हेयर्स, तो ऐसे हेयर्स आर कॉल्ड एज लियोट्रिची. फिर ऐसे जो ऑस्ट्रेलिया साइड के लोग हैं, तो जो इंडिया के भी लोग हैं, हमारे में स्मूथ कर्ली हेयर्स होते हैं. सो वी इंडियंस हैव स्मूथ कर्ली हेयर्स. सो ये हमारे जो हेयर टाइप है, इसे काइमोट्रिची बोलते हैं. वैसे तो नाम ना याद रखें चलेगा, स्किन का थोड़ा याद रखें, बाकी सब चलेगा. ठीक है, ऐसे आईज़ के बेसिस पे भी आप देखते हो बहुत डिफरेंशिएट होता है, वाइट आई वगैरह एंड ऑल. सो हमने इनडेफिनेट फिजिकल ट्रेट्स की बात करी. नेक्स्ट वी हैव डेफिनेट फिजिकल ट्रेट. डेफिनेट फिजिकल ट्रेट इज विच यू कैन मेजर. फॉर एग्जाम्पल योर हाइट. सर्टेन हाइट्स आर टॉल, एवरेज, शॉर्ट. देन इज़ योर नोज़ का स्ट्रक्चर. उसको भी उसकी भी क्लासिफिकेशन होती है कि अगर नोज़ के स्ट्रक्चर में 70.9 तक का है तो हो सकता है. देन इज़ योर कि आपके हेड के जो सिफेलिक इंडेक्स है ना, सिफेलिक टर्म इज़ यूज फॉर योर हेड, तो उसमें कितने हैं, मतलब डायोसिफेलिक है, तो मतलब आपके जो सिफेलिक पार्ट है आपके हेड का, यू कैन मेजर दैट ऑल्सो. सो ये वो था, इसको मैं आप पढ़ सकते हो. मतलब आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट ध्यान रखना है. डेफिनेट में एग्जांपल याद रख लेना हाइट की, तो हाइट का कुछ भी एग्जांपल ले आना, पेपर में पूछेंगे. इनडेफिनेट में याद रखना कलर्स को. तो कलर्स को एक बार और रिवाइज करवाते हैं. अब ये पिक्चर दिखेगी नहीं, लेट मी चेंज द कलर इफ़ पॉसिबल. सो या आई हैव चेंज द कलर सो दैट आपको एक कलर दिख पाए. सो आप देखो निग्रॉइड लोग थे. निग्रॉइड कौन थे, एक्सेसिव ब्लैक कलर रखते हैं. फिर हमने ये ऑस्ट्रेलियोलाइड आई गेस नहीं पढ़ा था हमने. ये ऑस्ट्रेलियोलाइड इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट
class of people. Then we discussed caucoid, which were having yellow skin color. Then was the mongoloid, which was having white color. ये थोड़ा सा लग रहा है ना जापानीज टाइप. सो वाया आप स्ट्रक्चर, अब हम इन तीनों जो 4 क्लास ही होती है हमारे इंडिया के पॉपुलेशन की, इंडिया क्या वर्ल्ड के पॉपुलेशन की 4 ही क्लास होती है. अब इन 4 क्लास के टाइप को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि निग्रोइड लोग का कलर क्या होता है, उनके हेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है, उनके नोज़ का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है. अब जैसे आप मोंगलॉइड लोग देखो, थोड़ा आप अगर डिटेल में जूम करो, ऐसा ज़्यादा जूम नहीं होगा. मोंगलॉइड लोगों की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इनको आप नोटिस करोगे तो स्किन कलर तो ब्लैक नहीं है, लेकिन थोड़ा आप अगर स्ट्रक्चर नोटिस करने की बात कोशिश करोगे, सो यू विल फाइंड कि दे लुक लाइक लिटिल बिट जो इंडिया में ईस्टर्न साइड पे लोग रहते हैं, असामीज टाइप लगते हैं. सो दे हैव दैट टाइप ऑफ स्किन. ठीक है, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन. सो लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल नाउ. सो मेजर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन द कलर, इसलिए मैं तब से आपको कलर की ही एग्जांपल दे रही थी. अब 4 तरह के कलर के बेसिस पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जस्ट हमने डिस्कस करा कॉसेकॉइड, मोंगलॉइड, ऑस्ट्रॉइड, निग्रोइड. पहले तो हम निग्रोइड की बात करते हैं. निग्रोइड वॉज दोज विच वर हैविंग ब्लैक कलर, दे वर हैविंग वुली हेयर्स. ठीक है, ऐसे लोग आपको अफ्रीका और साउथ इंडियन की साइड में मिलते हैं. इनका स्केलेटल सरफेस भी काफ़ी ब्रॉड होता है. देन इज़ योर मोंगलॉइड लोग. मोंगलॉइड वही जो मैंने आपको ईस्टर्न इंडिया की एग्जांपल देके लोग समझाए, वाइट कलर के लोग थे, बाल भी स्ट्रेट थे. तो मोंगलॉइड बोलेंगे ना, थोड़ा असामीज लोगों को याद करना और उसके फीचर्स को लिख के आइएगा. देन इज़ योर कॉसेकॉइड लोग. कॉसेकॉइड लोग वो होते हैं एक्सेसिव जो वाइट होते हैं, जो कि आपको वाइट मैन, अमेरिका के मैन दिखते हैं. दे आर द वाइट पीपल. ठीक है, तो दे आर दैट. ठीक है, नेक्स्ट इज योर ऑस्ट्रेलॉइड. ऑस्ट्रेलॉइड जो कि अंडमान एंड निकोबार, ऑस्ट्रेलिया, ये सब एरिया में रहते हैं. सो इनका भी हाई हेड रहता है, वीवी हेयर्स रहते हैं. अब ऑस्ट्रेलॉइड की थोड़ा पिक्चर समझाते हैं. ये लास्ट वाला जो था दैट वाज ऑस्ट्रेलियोलाइड. आप अगर इनके पिक्चर देखो तो देखो, ये देखो ऑस्ट्रेलियोलाइड, ये थोड़े अर्ली मैन टाइप्स लग रहे हैं ना. आप ध्यान से देखो, मुझे खुद ही ध्यान से देख के बताइए. ऑस्ट्रेलॉइड का मतलब काफ़ी ग्रे आइज़ हैं, वेवी हेयर्स हैं, है ना. दिस हाउ यू हैव टू गिव द डिस्क्रिमिनेशन. सो विद दिस वी हैव कवर्ड आवर टॉपिक ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल मोबिलिटी, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया. अब इन सब का नर्सिंग में इम्प्लीकेशंस क्या होता है वो हमने इनके साथ ही डिस्कस करा था, बट थोड़ा बहुत और अगर हम डिस्कस करें तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस जो है वो लोगों की हेल्थ को काफ़ी अफेक्ट करती है, ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अपने फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे अपने आप को जज करते हैं, इनसिक्योर होते हैं, स्पेशली द टीनेज पीपल. सो ऐसे में वो लोग दे गो इनटू डिफरेंट लाइन्स, दे अप्लाई लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स टू मेक देमसेल्फ लुक ब्यूटीफुल, एंड दैट कॉजेज देयर मेंटल हेल्थ, डिटेरियोरेट देयर मेंटल हेल्थ टू द नेक्स्ट लेवल. सो जब आप देखते हैं कि रेस के बेसिस पे लोग कलर के बेसिस पे अपने आप को डिफ़र कर रहे हैं और कम समझ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ख़राब हो रही है. सो दैट्स हाउ वो कंसर्नफुल इशू बन जाता है. ठीक है, नाउ इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये वाले पॉइंट्स हैं. नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे हुआ था 2005 और 2006 में, जिसने क्लियरली ये चीज़ भी बताई थी कि कास्ट का हेल्थ के साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने बोला था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं ना, उनमें उनके पास अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से ऐसा देखा गया है कि जिनको काफ़ी ज़्यादा अनीमिया, अंडरवेट, ये सब चांसेस हैं. लिमिटेड एक्सेस रहता है उनके पास कई सारी चीज़ों का कंपेयर टू फॉरवर्ड कास्ट. एंड जब लिमिटेड एक्सेस ऑफ हेल्थ होता है टू द लोअर कास्ट पीपल, तो दे विल डेफिनेटली बिकम वेरी लेस. मतलब आजकल के टाइम पे नहीं है, बट ये 2005 और 6 का सर्वे है, इसलिए आपको ऐसा तो दिखेगा ही. और फिर कास्ट का तो ये इम्पैक्ट रहता है हेल्थ पे. क्लास का क्या इम्पैक्ट रहता है? क्लास के लिए ये देखा गया, क्लास के लिए ये चीज़ देखी गई कि जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, उनकी लो क्लास है ना, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी थोड़ी कम होती है. अब देखो ना, जैसे अमीर घर पे किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, वो डॉक्टर से बेटर इलाज करवा सकता है, तो उनकी लाइफ
मतलब मान लो कैंसर हुआ है ठीक है किसी फैमिली को। एक फैमिली ऐसी थी जिसके पास खूब पैसा था, और एक फैमिली ऐसी थी जिसके पास पैसा ही नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है ना, वो ज़्यादा पहले तो कैंसर को ट्रीट ही नहीं कर पाएंगे। अगर वो कैंसर को अच्छे से ट्रीट ही नहीं करवा पाएंगे, उनको कैंसर के अलावा कई सारी और हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएगी। लेकिन जो एक हाई फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाली फैमिली है, वो उसको ट्रीट कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली कैंसर से ज़्यादा अच्छे तरह से बचने के चांसेस होते हैं जिनकी क्लास ज़्यादा हो जाएगी। हमारी सोशल क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ऑफ कोर्स जैसे कि फिज़िकल एनवायरनमेंट भी डिफरेंट होता है ना, तो डिफरेंट फिज़िकल एनवायरनमेंट तो डिफरेंट तरीके से होगा। फिर न्यूट्रिशन भी रीज़न होता है। हर एक क्लास जो लोअर क्लास के लोग हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड गुड न्यूट्रिशन फॉर देयर चाइल्ड, ठीक है। उनके लिए अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, वो एजुकेट भी नहीं करवा पाते, जिसकी वजह से उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी इंक्रीज़ नहीं हो पाता। सो दैट्स वॉट। सो इसीलिए सोशल सर्टिफिकेशन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम सोशल सर्टिफिकेशन को पढ़ेंगे, हमें सोसाइटी के हर तरीके के पहलू समझ में आएंगे, और उसका समझ में आएगा कि अच्छा दिस इज़ हाउ इट इज़ लिंक विद हेल्थ, ठीक है। क्योंकि हम हेल्थ फैक्टर सेक्टर में हैं, तो इसलिए एक सोशल सर्टिफिकेशन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एंड विद दिस द चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड।